भाइयों दोस्तों, मैं बता रहा था कि सीमांचल की बदहाली पर किसी ने गौर नहीं किया। हम सबको वोट बैंक बना करके आज तक इस्तेमाल करने का काम किया। अब वक्त आ गया है जागने का। न सुधरोगे तो मिट जाओगे सीमांचल के वासियों, तुम्हारी दास्तान भी होगी दास्तानों में। लड़ाई लड़ी है इस हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं। और कुछ सांप्रदायिक ताकत की जो नजर है, कुछ सांप्रदायिक चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के रास्ते में लगे हुए हैं। चाहे महादलित को गुजरात में नंगा करके पीटा जाता हो, कहीं पर गाय के गोश्त के नाम पर अल्पसंख्यक को मारा जाता हो, कहीं पर गौकसी के तस्कर के नाम पर लोगों को मारा जाता हो, मैं कहना चाहता हूं आपको कि इस हिंदुस्तान में एक हिंदुस्तान का शेर असदुद्दीन ओवैसी भी जिंदा है, जो संसद में अपनी आवाज देता है। चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर का मामला हो, चाहे वो विदेशों का मामला हो, जब कोई भी मामला आता है तो असदुद्दीन ओवैसी के साथ आवाज देते हैं। भाइयों दोस्तों, एक चीज में फर्क है, वो ये है कि हम समझते हैं कि हमसे बढ़ के वफादार तुम भी नहीं है, इसीलिए नहीं है। हम जीते हैं तो सरजमीन हिंदुस्तान पे जीते हैं। हम अगर मरते हैं तो 2 गज जमीन हिंदुस्तान की लेके जाते हैं। हमसे बढ़कर वफादार इस मुल्क पे कौन है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ऐ हुकूमत करने वाले, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, हमारा मजहब एक चीज सिखाता है, अगर हमारे पड़ोस में कोई राम रहा या राजू रहा या कोई और भी रहा, अगर वो भूखा रह रहा है तो हमारा मजहब ये कहता है कि सबसे पहले आप उससे पूछो वो खाना खाया क्या, अगर नहीं खाया तो उसको पहले खाना खिलाओ, उसके बाद खुद खाना खाओ। ये हमारा मजहब सिखाता है। बेशक हम हिंदुस्तान में जब हम पैदा होते हैं तो हमारे बड़ों ने एक कान में अज़ा देते हैं और दूसरी कान में अकामत देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा मजहब मसावियत सिखाता है, ना कि भेदभाव सिखाता है। मगर ये लोग हमको इधर और उधर कर रहे हैं, नाजायज कई इल्जाम हमारे पे लगाते हैं। तो मैं इन हुकूमत करने वालों से जो पिछले 17 साल 70 साल से, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये तमाम लोगों से मेरा सवाल है। वो सवाल ये है कि बिहार में सीमांचल के अंदर आपने हमारे बच्चों को रोजगार दिया क्या? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐ हुकूमत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है, क्या तुमने हमें रोजगार दिया क्या? अगर तुम रोजगार देते तो आज हमारे बच्चे चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इसीलिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं कि वो अपने बूढ़े बाप की, अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफ नहीं देख सकता है। वो अपनी छोटी बहन को पढ़ाना चाहता है, अपनी बहन की शादी करना चाहता है। ऐ हुकूमत करने वाले, मेरा सवाल तुमसे है। इसी तरह से आप लोगों को अगर कोई डराए धमकाए, मैं आ गया हूँ, सारे वर्करों से कहता हूँ कि आप लोग बटन खोल करके चलिए। अगर कुछ होता है तो हम लोग आपके साथ में। इसलिए दोस्तों, मैं आपको सामने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैरवी कर बनाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से अख्तरुल ईमान और इमाम की पैरवी कर दीजिए, दुआ कर दीजिए कि अख्तरुल ईमान को इस क्षेत्र का तीसरी बात यह है कि उन्होंने तो तैयार हुए, आप उसका जिम्मेदारी आप पर हौसला बनाए। जिस तरह से एक शेर है, ऐसे में हाथ को मुट्ठी में बांध लिया को, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आखिरुल ईमान दिल्ली जाएंगे और आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। बुजुर्ग दोस्तों, अब मैं साबिक चेयरमैन जिला परिषद किशनगंज
आली जनाब भाई कबरुल हुदा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक्रोफोन पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात इजलास में मौजूद MIM के प्रत्याशी, गरीबों के मसीहा, दलितों के हमदर्द, जन जन और कण कण के नेता जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यहाँ पर मौजूद हैदराबाद से आए हुए तेलंगाना के विधायक मेराज साहब, तेलंगाना के विधायक पाशा खान साहब, यहाँ पर आए हुए हैदराबाद के तमाम लोग और मंच पर उपस्थित पूर्व मुखिया इजहार रश्मी साहब, पूर्व प्रमुख दयानंद जी, हमारे मजहरुल हसन साहब MIM के, किशनगंज जिला के विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों से आए हुए, इस लोकसभा क्षेत्र से आए हुए MIM के तमाम कार्यकर्ता एवं नेतागण, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ये उमड़ती हुई सैलाब ये शहादत देती है, इस मैदान का गवाही देती है कि इस बार MIM के प्रत्याशी जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हम लोग जिताकर दिल्ली भेजेंगे। ये आपका उपस्थिति शहादत दे। लोगों ने आकर के महागठबंधन के नाम पर वोट ले लेते हैं और अपने घर में जाकर के या तो दिल्ली में बैठे रहते हैं या पटना में जाकर के बैठे रहते हैं, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि फिर चुनाव आएगा, मैदान में जाऊंगा, यही डर दिखाऊंगा कि महागठबंधन के नाम पर मुझे वोट दे दो, महागठबंधन के नाम पर अगर वोट नहीं दोगे तो फिर यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगा। भाइयों, दोस्तों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। किसी नेता ने